Welcome to my YouTube channel शैलेंसर क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के कुछ प्रावधानों के विषय में बात करेंगे। मैंने अक्सर ये दिक्कत देखी है कि छात्रों को जो है वो धाराएं याद नहीं होती हैं, तो इसी क्रम में मैंने थोड़े से अपने प्रयोग किए हैं जो कि सिर्फ मेरे अपनी सोच और अपने ऊपर फिट होते हैं, लेकिन मैं अगर ऐसा महसूस करता हूँ कि आप इससे कुछ लाभ ले सकते हैं तो आप भी इसको आजमा करके देखें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। छात्रों, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 एक ऐसा विषय है जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंट के फाउंडेशन कोर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही जुडिशरी में, सिविल्स के एग्ज़ाम में, LLB के एग्ज़ाम में कई जगह पर इस्तेमाल किया जाता है या इसका प्रयोग होता है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय संविदा अधिनियम जो है वो मुख्य रूप से दो भागों में बटा हुआ है। एक तो सामान्य संविदा के लिए और दूसरा विशिष्ट संविदा के लिए। तो सामान्य संविदा में 1 से लेकर के 75 तक की धाराएं आती हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और प्रारंभिक स्तर पर इनके बगैर कहीं भी सफलता हासिल नहीं की जा सकती है। तो आपको 1 से लेकर 75 तक धाराएं सरल से सरलतम तरीके से कैसे याद किया जा सकता है, इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं धारा 1 और 2 के विषय में ही अभी डिस्कस करूंगा। आप आगे के मेरे वीडियो में आगे की धाराओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का जो पहला सेक्शन है वो ये कहता है कि 1 सितंबर 1872 को इसे संपूर्ण भारतवर्ष में लागू किया गया था, सिवाय जम्मू और कश्मीर के। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अब जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है या हिस्सा है, तो अब ये धाराएं संभवतः वहाँ भी लागू होंगी और इस विषय में भारत सरकार द्वारा गजट में दिया भी गया होगा। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 जो है छात्रों बेसिकली एक डेफिनीशन क्लॉज है। आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी अधिनियम की जब संरचना की जाती है तो विधायिका के द्वारा कुछ विशिष्ट शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और ये विशिष्ट शब्द जो है उस अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों के विषय में एक स्पेसिफिक डेफिनीशन देते हैं। हम अपने आप किसी भी शब्द का अर्थ नहीं लगा सकते हैं किसी भी अधिनियम में। अतः जो भी अधिनियम हम पढ़ रहे होंगे उसका एक अपना डेफिनीशन क्लॉज होगा और धारा 2 भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की इसी स्पेसिफिक क्लॉज को जो है डिफाइन करता है। सेक्शन 2 में जो भी परिभाषाएं दी गई हैं उस अधिनियम में इन शब्दों का यही प्रयोग किया जाएगा, इसके अतिरिक्त हम कुछ और नहीं प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सेक्शन 2 के लगभग 10 सब क्लॉज हैं ABCD करके। हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो सेक्शन 2 को मैंने 2 पार्ट में अपने एक विशिष्ट फार्मूले द्वारा अलग किया है और इसको याद करने के क्रम में मैंने ऐसा प्रयोग किया है, ना कि कोई मेरा और उद्देश्य है। विधि से कोई छेड़छाड़ करने का मेरा कोई विशेष उद्देश्य नहीं रहता है, लेकिन छात्र अपने उद्देश्य तक कैसे पहुँचे इस विषय पर मैं विशेष काम करता हूँ। अक्सर देखा है आपने तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं इसको 2 फार्मूलों में डिवाइड करता हूँ। नंबर 1 TA PA cos C और दूसरा
RVCV2, ये हमारे दो फार्मूले हैं जिसमें हमारा पूरा सेक्शन 2 आएगा। पूरे सेक्शन 2 के लिए हम सिर्फ दो फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आप इस फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको मैं पापा सी और RVCV2 के नाम से डिनोट करता हूँ अक्सर। सेक्शन 2, पापा सी, इसका हम सेक्शन 2A, सेक्शन 2B, 2C, 2D एंड 2E इस हम सीक्वेंस से लिख लेते हैं। अब इनके अंदर अपने फार्मूले को फिट करेंगे। P, A, P, A एंड C। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो इसका सबसे पहला सेक्शन 2A परिभाषित किया गया है प्रपोजल वर्ड को। प्रपोजल शब्द को हम सबसे पहले P से डिनोट करेंगे। प्रपोजल यानी सेक्शन 2A जो है वो प्रपोजल है। प्रपोजल को हिंदी में हम प्रस्ताव भी कहते हैं। जब हम कोई भी संविदा की ओर आगे बढ़ते हैं तो संविदा करने से पहले हमें किसी भी संविदा के करार को करना ज़रूरी होता है। और करार जो है उसके आवश्यक तत्वों में ये 5 चीज़ें ज़रूरी हैं कि प्रस्ताव होना चाहिए, और प्रस्ताव का जो है एक्सेप्टेंस, यानी प्रस्ताव का हमें स्वीकृति करनी होगी। और ये स्वीकृति जो है जब होती है तो कोई भी करार में संविदा वचन का प्रॉमिस का निर्माण होता है, ठीक है। जब हम प्रॉमिस का निर्माण कर लेते हैं तो महत्वपूर्ण बात आती है हमारे सामने कि किसी भी करार करने के लिए दुनिया में आज अर्थयुग है, आप सभी जानते हो। विदाउट कंसिडरेशन इज नो कॉन्ट्रैक्ट। बिना किसी प्रतिफल के कोई भी करार हो या संविदा हो पूर्ण नहीं हो सकती है। इसलिए प्रतिफल बहुत ज़रूरी है। अर्थात जब हम कोई चीज़ किसी से लेते हैं तो उसके बदले कुछ देते हैं, या कुछ देते हैं तो लेते ज़रूर हैं, इसे ही हम प्रतिफल कहते हैं। विधि की भाषा में कंसिडरेशन होता है। तो उस कंसिडरेशन को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे एग्रीमेंट बन जाता है। तो हम यहाँ चूँकि पापा की बात कर रहे हैं तो प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस हो गया है। अब हमारा होता है एग्रीमेंट। और चूँकि कंसिडरेशन ज़रूरी है तो कंसिडरेशन भी लिख देंगे, इसको प्रतिफल बोलते हैं। अब हम यहाँ पर क्रॉस बना देंगे। सेक्शन 2D बेसिकली कंसिडरेशन है और 2E एग्रीमेंट है। इस बात को सिर्फ हमें याद रखना है। मैंने अपनी सुविधा के लिए ऊपर नीचे कर दिया है, लेकिन जो बेसिक वो है तो ABCD में सेक्शन 2E जो आता है वो एग्रीमेंट होता है, सेक्शन 2D है वो कंसिडरेशन होता है। यहाँ से हम आपको इस विषय में आधे पड़ाव पर पहुँच गए हैं, जबकि हमारे किसी भी करार का आधा काम हो चुका है। आधा या कहिए या करार हमारा पूरा हो चुका है। इसी क्रम में धारा 2 के हम आगे जब बढ़ते हैं तो आपको नया फार्मूला इस्तेमाल करके मैं दिखाता हूँ। आप इसे नोट डाउन कर ले, ये आपके काफ़ी काम आ सकता है। आते हैं RVCV2। V2 का मतलब V हमारा 2 बार आएगा,
और आरबीसी को हम इस तरह से याद कर सकते हैं, बेसिकली हम लोग जैसे आरबीसी बोलते हैं बायोलॉजी में, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, उसी तरीके से हमने फार्मूला डेवलप किया RBCV2। RBCV2 को जब हम करते हैं तो सेक्शन 2 को फिर से एक बार हम आगे बढ़ाते हैं ई के, सेक्शन 2F 2G 2H 2I एंड 2J, सेक्शन 2J यहाँ तक पहुँचते हैं। फिर हम अपने फार्मूले को यहाँ पर लगाते हैं, एप्लीकेबल करते हैं R V C V और V। ठीक है, आते हैं सेक्शन 2F कहता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस, यानी पारस्परिक वचन। सेक्शन 2G कहता है वाइड एग्रीमेंट। वाइड एग्रीमेंट। फिर आते हैं सेक्शन 2C में, ये सेक्शन 2H। सेक्शन 2H जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत, क्योंकि संविदा शब्द हम पूरे अधिनियम में इस्तेमाल करते हैं 1872 के सामान्य, जहाँ पर हम सामान्य संविदा करते हैं वहाँ पर संविदा शब्द का, या सामान्य हो या विशिष्ट हो, सब जगह संविदा शब्द का इस्तेमाल होता है। और संविदा शब्द का वही अर्थ पूरे अधिनियम में लिया जाएगा जो इस परिभाषा में दिया गया है, विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय द लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2H कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है, जिसका मतलब है विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय द लॉ, जिसे हम विधि द्वारा प्रवर्तित करा सकते हैं कोर्ट के अंदर। हम कोर्ट में कोई मुकदमा किसी संविदा से संबंधित डालते हैं, तो यदि वो हमारा एप्लीकेबल होता है, लाइव होता है कोर्ट में, और उसका हमको रिस्पांस मिलता है, तभी हम संविदा को मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। किसी भी संविदा में ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है सेक्शन 2H। सेक्शन 2H का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लगभग हर जगह पूछी जाती है। ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये धारा पूछी जाती है, LLB में भी इसका डिस्क्रिप्शन करने को आता है। आप इसकी परिभाषा बुक से पढ़ लीजिएगा। फिलहाल मैं अभी आपको बहुत शॉर्ट समरी में आपको सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ सेक्शन 2H के बाद आता है हमारा सेक्शन 2I। सेक्शन 2I V चूँकि हमारा 2 बार है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बार हमको ये याद रखना पड़ेगा कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को डिनोट करता है, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट इसको डिनोट करता है, यानी कि शून्य करणी संविदा और शून्य संविदा। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा वाइडेबल एग्रीमेंट है, यहाँ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ वाइड कॉन्ट्रैक्ट है। वाइडेबल का मतलब है दो पारस्परिक, दोनों पार्टियों में या दोनों पक्षकारों में कोई भी एक पक्षकार यदि चाहता है तो ऐसी संविदा को वाइड घोषित करा सकता है। लेकिन जहाँ पर वाइड वर्ड यूज़ होगा, वाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आएगा, वहाँ पर संविदा जो होगी वाइड एबनिशियो होगी, यानी कि प्रारंभता शून्य मानी जाएगी। तो आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे, आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिए। आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सेक्शन 2 से आज के बाद मुझे नहीं लगता है कि इन 2 फार्मूलों से आप कोई क्वेश्चन गलत करेंगे। कितना भी बड़ा एग्ज़ाम हो, आप टिप्स पर पापा सी और RBCV2 याद रखिए, आपके हमेशा काम आएगा। क्वेश्चन गलत होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। मैं इसी विषयों पर काम करता हूँ जहाँ गलतियों की कम से कम गुंजाइश हो। दोस्तों, शिक्षा को हवा मत बनाइए, ये इतनी ख़राब चीज़ भी नहीं है कि इस पर आप दूर भागें। आप कोशिश करें कि किसी चीज़ को सरल बनाएं। एक टीचर का जो बेसिक काम है वो सिर्फ यही होता है कि आप इनोवेटिव स्टडी को जन्म दें,
हमारा इतना पढ़ना, हमारा इतना इस पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पर काम करना कोई इस बात के लिए नहीं है कि मुझे सिर्फ तनख्वाह से मतलब है या मैं सिर्फ अपने काम को इस तरीके से करूं कि भाई मेरा काम चल जाए। नहीं, समाज को मुझे कुछ ऐसा देना है जहां से समाज इसका उपयोग कर सके और चीज़ें सरल हों, ज़िंदगी आसान हो, परीक्षाएं आसान हो, छात्र टॉप करें, सफल हो जीवन में। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।